सारे फ्रूट्स? ये भी कम है, मैं और लाने वाली थी। क्यों? खिला खिला के मारने का इरादा है? वैसे भी सेहत माशाल्लाह हो गई है। तुम्हें पता नहीं, प्रेग्नेंट औरत को रोजाना हेवी और हेल्दी डाइट रखनी चाहिए। अरे वजन से क्या होता है? आयरन और कैल्शियम की सख्त जरूरत है इस वक्त। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी डॉक्टर से बात कर रही हूँ। और नहीं तो क्या, एक्सपीरियंस जो हूँ। मेरी प्रेगनेंसी के वक्त मेरा वजन 80 किलो हो गया था, पता है? 80 किलो? कैन यू बिलीव इट? बुआ ने मुझे खिला पिलाकर जो हालत कर दिया था, पूछो मत। रोज 2 ग्लास जूस, 2 ग्लास दूध, लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, पता नहीं और क्या क्या। मैं परेशान हो गई थी। तभी तुमने ठान ली है कि अब तुम मुझे परेशान करोगे। और नहीं तो क्या, अगर इस परेशानी से तुम्हें फायदा होता है तो मैं जरूर करूंगी। वैसे तुम रोज दही में उबली पालक और नमक मिलाकर खाया करो, वेरी न्यूट्रिशियस, आयरन से भरपूर। फिर देखना तुम्हारा बच्चा कितना स्वीट और चार्मिंग होगा। वो कैसे? हालांकि मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी के वक्त दही पालक और दूध सब लिया था, लेकिन आकांक्षा के वक्त आजमाया फॉर्मूला अनुष्का के वक्त काम नहीं आया। क्योंकि जब अनुष्का हुई तो उसकी स्किन, रंग, हेल्थ सब प्रॉपर नहीं थे। लेकिन फिर भी तुम्हें ये सब खाना होगा। आई विल सी टू इट। मुझे ऐसा लग रहा है श्वेता कि अभी तुम में और बुआ में कोई फर्क ही नहीं है। गुड। इसी बात पर एक एप्पल खा लो। ओह नो। कम ऑन। वैसे बुआ ये भी कहती थी कि प्रेग्नेंट औरत के सामने हमेशा भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर रखनी चाहिए। अच्छा, ताकि बच्चा भी भगवान कृष्ण की तरह हो। और मैं सोचती थी कि अगर बच्चा भगवान श्री कृष्ण की तरह शरारती हो गया तो क्या करेंगे? अरे बाप रे। बड़े बूढ़ों का कहना है, बड़े बूढ़ों का क्या, डॉक्टर भी कहते हैं कि प्रेग्नेंट औरत को हमेशा अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, सामने अच्छी अच्छी तस्वीरें रखनी चाहिए, अच्छा म्यूजिक सुनना चाहिए। इस सब का साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, पता है? मदर साइकोलॉजी। अरे चित्रा, हाल ही में मैंने शरद को ऐसी ही किताब पढ़ते हुए देखा है। असल में क्या हुआ ना कि उस दिन मैं ऐसे ही वॉक पे जा रही थी और मुझे बस ये किताब दिख गई, और क्योंकि ये किताब बहुत अच्छी है मैंने ले भी ली। और जैसा तुम समझ रही हो ऐसी बात नहीं है, ये कोई एकेडमिक किताब नहीं है। अब तो बल्कि ये किताब इतनी कॉमन हो गई है कि हर दूसरी लड़की जो माँ बनने वाली है उसके पास ये किताब होगी। रियली? तुम क्या लोगी, चाय या कॉफी? मैं कोई मेहमान हूं? तुम बैठो, मैं बनाती हूँ। अपने लिए चाय, तुम्हारे लिए जूस। ये क्या मोंटी, तुम फिर आके सो गए इधर? अरे देखो जरा, 10 बज रहे हैं और मैं तुम्हें 8 बजे से उठा रही हूँ, तुम ओके उठने का नाम ही नहीं ले रहे। मम्मी प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? अरे ये कोई सोने का टाइम है? कॉलेज नहीं जाना है आज तुम्हें? नहीं जाना है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मम्मी प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोने दो। बेटे, आज मैंने तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है, हैमबर्गर। चलो 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 जल्दी से उठो वरना सब ठंडा हो जाएगा। आओ चलो। मम्मी प्लीज 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 मम्मी प्लीज, मुझे नहीं खाना है। क्या बात है मोंटी, मैं देख रही हूँ 2-3 दिन से तुम कुछ उखड़े उखड़े से हो। हाँ मम्मी, आजकल किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता है। बेटे, लाइफ में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, अब उन बातों की वजह से तुम इस तरह से बैठे रहोगे तो ठीक नहीं है ना। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटे, जिस पीरियड से तुम गुजर रहे हो ना, मैं जानती हूँ वो बहुत ही इमोशनल पीरियड होता है। जरा जरा सी बातें भी इंसान को डिस्टर्ब कर देती हैं, है ना?
मम्मी मुझे किसी भी बात से कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। तुम मुझे कुछ बताओ या ना बताओ, मैं सब समझती हूँ। देखो बेटे, हर माँ बाप अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें लगा कर रखते हैं, बहुत सपने देखते हैं कि कब उनका बेटा बड़ा होगा, उनका नाम रोशन करेगा और वो प्राउड से कहेंगे कि देखो ये हमारा बेटा है। लेकिन अगर इस तरह से उनका बेटा घर में पड़ा रहेगा तो कैसे काम चलेगा बेटा? मॉम, सुनीला को लेके मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वो थी ही ऐसी लड़की। इनफैक्ट अच्छा हुआ जो मेरी जिंदगी से चली गई। अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, क्योंकि ऐसी वैसी बातों के लिए अपना वक्त खराब करना वो ठीक नहीं है। गया वक्त दोबारा नहीं आता। और फिर सुनीला क्या, उससे तो 1000 टाइम्स बेटर लड़की ढूंढेंगे हम अपने बेटे के लिए, क्यों? आप भी मॉम, क्या आप भी सुबह सुबह। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना तुम्हारे फादर आएंगे और कहेंगे कि मैंने ही तुम्हें बिगाड़ के रखा है। और वैसे वो कुछ गलत नहीं कहेंगे, है ना? चलो आओ, जल्दी से ब्रेकफास्ट करो और कॉलेज जाओ। आओ, कम। ओके मॉम। I'm sorry, I'm late. शरद तुम थे कहाँ? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या करूं, तुम तो जानती हो तुमसे मिलने के लिए आना इतना आसान काम नहीं है। क्यों? सबसे नजर बचा के आना पड़ता है इसलिए? सबसे ना सही, अपनों से नजर बचाकर तो आना ही पड़ता है, तुम जानती हो। कब तक? चित्रा, क्यों मुझसे ऐसे सवाल पूछती हो बार बार जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं है? शरद, शरद आजकल मैं सुधा को फेस नहीं कर पा रही हूँ। उसका प्यार और अपनापन देखकर ऐसा लगता है जैसे उसके साथ बहुत बेइंसाफी हो रही है। चित्रा, इस तरह का गिल्ट अपने दिमाग से निकाल दो प्लीज, वरना ना ये तुम्हें चैन से जीने देगा और ना ही मुझे। लेकिन सोचना तो पड़ता है ना शरद। आखिर कब तक सोचती रहोगी इस तरह से तुम? जब हमने अपना रिश्ता कायम किया था तब तो हमने सुधा के बारे में नहीं सोचा कि उसे कितना दुख पहुंचेगा, उसे कितना नुकसान आएगा। सच तो ये है शरद कि अब मैं उसके आगे और झूठ नहीं बोल सकती। झूठ? तुम्हें उसके सामने कौन सा झूठ बोलना पड़ गया? बताओ। ये है तुम्हारा वो झूठ। तुम्हें पता है उस दिन क्या हुआ? सुधा मेरे घर पे आई और आते उसने ये किताब देखी और देखते पहचान गई कि ये किताब तो शरद की है। मुझे तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आया कि मैं उससे क्या बोलूं। ये तो अच्छा हुआ कि इस किताब पे ना तुम्हारे सिग्नेचर है ना तुम्हारा नाम है, वरना मैं तो। फिर तुमने एग्जैक्टली क्या कहा उसको? कहना क्या था? मैंने बोल दिया कि ये किताब मैं मार्केट से लेकर आई हूँ और क्योंकि साइकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट है इसलिए मैं किताब लेकर आई हूँ। Is it really? और नहीं तो क्या। अब तुम्हें पसंद किया है तो तुम्हारी हर चीज को पसंद करना पड़ेगा ना। लेकिन कब तक अपनी इस पसंद को दुनिया से छुपाती रहोगी? ये जो सुधा तुम्हें गले लगाए घूम रही है ना, जिस दिन उसे तुम्हारी इस पसंद का पता चल गया, समझो तुम्हारी और मेरी खैर नहीं। तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि हमें बहुत ही ध्यान से काम लेना पड़ेगा। अपनी तरफ से जितना हो सके हम कोशिश कर रहे हैं ना। चित्रा, मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों के लिए हमें मिलना बंद करना पड़ेगा। अगर हम यूं ही मिलते रहे ना तो किसी ना किसी को हम पर शक जरूर हो जाएगा। उसे दिन देख लो ना, मन्ना ने तो हमको देख ही लिया था और उसे शक भी हो गया था। मन्ना ने देख लिया था? उसने कुछ बोला तो नहीं ना? नहीं, वो जरा अलग किस्म का आदमी है। खामखा मैं किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देता, लेकिन अगर उसकी जगह कोई और होता तो अब तक हमारा भांडा फूट चुका होता। इसलिए बेहतर यही है कि फिलहाल हम कुछ दिनों के लिए ना मिलें। शायद, लेकिन हम फोन पे तो बात कर सकते हैं ना। चित्रा, नहीं, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। दिन में सिर्फ एक बार, हाँ एक बार। देखो शरद, अगर तुमसे बात नहीं करूंगी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ओके। और सुना पल्लवी, और क्या हो रहा है? तुम्हारे क्लासेस कैसे चल रहे हैं? और मैंने सुना है तुम हर क्लास अटेंड करती हो। कॉलेज भी शायद इसलिए जाती हूँ, है ना? I don't believe in bunking classes. You're an extraordinary student.
लो कॉफी लो। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बचपन से सिंसियर रहने की आदत पड़ गई है और वो अभी तक बदली नहीं। दैट्स व्हाई सच अ स्कॉलर। और मैंने सुना है तुमने 10th में स्कूल में टॉप किया था। किया तो था। एक्चुअली मेरी मम्मी ने मुझे बिल्कुल ही आइसोलेट करके रखा हुआ था। नो फ्रेंड्स, नो मिलना जुलना, टीवी देखना बंद, सिर्फ पढ़ाई। पढ़ाई की आदत पड़ गई, अच्छे मार्क्स आए और फिर धीरे धीरे पढ़ाई अच्छी भी लगने लगी। तुम्हारी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है क्या? आई मीन शी मस्ट बी अ टफ पर्सन यार। Yes, she is. Actually, my mother has gone through a lot. और अब वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी पोस्ट पर है और वहां तक पहुंचने के लिए उनको बहुत कुछ सहना पड़ा और वो दिन ब दिन स्ट्रिक्ट होती गई। एंड व्हाट अबाउट योर डैड? वो क्या करता है? I lost my father when I was 4 years old. सॉरी। मम्मी और पापा की लव मैरिज हुई थी और उसकी वजह से मम्मी को किसी का सपोर्ट नहीं मिला। पापा की मौत के बाद मम्मी बहुत अकेली हो गई और इन सब चीजों ने मम्मी के दिल में एक कड़वाहट पैदा कर दी जिससे मैं भी नहीं बच सकी। आमतौर पर माँ प्यार, दुलार ये सब देती है और पापा सख्ती से डिसिप्लिन सिखाते हैं। मेरे पापा तो रहे नहीं, लेकिन उनकी कमी मम्मी ने पूरी कर दी। लेकिन मम्मी की जगह हमेशा खाली रही। कभी कभी वो बहुत ही पोजेसिव हो जाती है, बहुत ही स्टबर्न। ये होना है मतलब यही होना है, ये चाहिए मतलब ये चाहिए। नो आर्ग्यूमेंट्स, नो टू वेज अबाउट इट। और फिर हम दोनों में झगड़ा हो जाता है। अरे झगड़ा तो मेरे और डैड के बीच में भी होता है यार। और लेकिन उसका जो दी एंड होता है ना, वो हम दोनों के हंसने में होता है। क्योंकि हम दोनों रियलाइज करते हैं कि हम दोनों के झगड़ने का मुद्दा एक ही था। कभी कभी बात बढ़ भी जाती है, जैसा कि हाल में हुआ था। हाँ, रिश्तों में झगड़ा होना जरूरी है, लेकिन कुछ हद तक। वरना बार बार के झगड़े रिश्तों में दरार पैदा कर देते हैं। जैसे ही दुख बांटने से कम होता है, वैसे ही खुशी बांटने से बढ़ती है। लेकिन कितनी अजीब बात है, मेरी खुशी सिर्फ मुझ तक ही सीमित रहती है। मैं अपनी मम्मी को अपनी खुशी में शामिल नहीं कर पाती। और सच पूछो तो मुझे इस बात से बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के इतने पास होकर भी एक दूसरे के कितने दूर हैं। आइए आइए, जैसा मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। ओह भट्टाचार्य जी, कहिए कोई खास बात? नहीं, कोई खास बात नहीं। अपने वो दीक्षित साहब है ना, पता नहीं कहाँ इनविजिबल से हो गए। इनविंसिबल? क्या कह रहे हैं आप? भाई नजर ही नहीं आ रहे हैं, आते हैं फिर पता नहीं कहाँ गायब से हो जाते हैं। गायब? भट्टाचार्य जी, आप अपनी ये पहेलियां बुझाना बंद करेंगे तो आपकी बात मेरे समझ में आएगी, वरना भाई यही पहेली तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है साहब। मैं कुछ काम करना चाहता हूं, अगर आप बुरा न माने भट्टाचार्य जी तो। नहीं बेशक, मैं तो आपसे जानकारी हासिल करना चाहता हूँ कि भाई दीक्षित साहब हैं कहाँ। देखिए भट्टाचार्य जी, अगर आप बात सीधे सीधे करेंगे तो मैं आपकी जानकारी पे कुछ प्रकाश डाल पाऊंगा, वरना आई एम सॉरी। कमाल है, आपको मालूम नहीं कि दीक्षित साहब कहाँ हैं? अरे होंगे यहीं कहीं, और कहाँ होंगे? फिर कॉलेज क्यों नहीं आते हैं? मेरे ख्याल से तो रोज आते हैं। आते हैं और चले जाते हैं। सारे पीरियड्स उनके खाली पड़े रहते हैं और उनके स्टूडेंट्स ने क्लासरूम को क्लब बना रखा है। क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, उनके लेक्चर्स मुझे अटेंड करने पड़ते हैं। अच्छा,
कब से हो रहा है ये सब? कई दिनों से हो रहा है। मैंने ठीक समझा कि भाई आपसे बातचीत की जाए, क्योंकि भाई आप उनके मित्र हैं, आपको मालूम है कि वो कहाँ हैं? नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। कमाल है भाई, आप उनके लंगोटिया यार हैं, आपको मालूम नहीं कि वो कहाँ हैं? अब यार होने का ये मतलब तो नहीं कि मैं उनके डेली रूटीन के बारे में जानकारी रखूं। होंगे यहीं पर, कहीं मसरूफ होंगे वो। उनकी मसरूफियत के कारण मुझे बहुत कष्ट हो रहा है जनाब। उनके साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स मुझसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पुट कर लेते हैं कि भाई मुझे तो डर लग रहा है कहीं मैं अपनी साइकोलॉजी ही भूल ना जाऊं। और जनाब है कि दीक्षित साहब आते ही नहीं। खैर, मैं चलता हूं। हाय सुषमा। हाय, तू यहाँ कैसे? क्या कहीं नया जॉब मिल गया है? अरे नहीं यार, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पर घूम रही थी। टैक्सी नहीं मिल रही है। चल आगे जाके देखते हैं, शायद कोई टैक्सी मिल जाए। वैसे आजकल ऑफिस में बॉस तुझे बहुत मिस करते हैं। अच्छा, वो चंपू पता नहीं अपने आप को समझता क्या है। यू नो, ही स्टार्टेड टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड यार। कोई ऐसा थोड़ी भी करता है अपने वर्कर के साथ। इसलिए तूने जॉब छोड़ दिया? और नहीं तो क्या, ऐसे 3600 जॉब मिल जाएंगे मुझे। जैसे तेरी तो बात ही अलग है। तेरे पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, इसलिए। व्हाट डू यू मीन, मुझ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? अकेली रहती हूँ तो क्या हुआ, शादीशुदा नहीं हूँ तो क्या हुआ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो है ना। एंड अबव ऑल मेरी एक दीदी है, एक जीजा जी है, 2 भांजियाँ हैं। रिलेशंस निभाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना मुझ पर। वो अलग बात है कि मैं लाइफ को एक डिफरेंट नजरिए से देखती हूँ, लेकिन कोई किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करे, और कॉम्प्रोमाइज ये वर्ड तो मेरी लाइफ में है ही नहीं। अगर मैं चाहती ना तो उस बॉस के साथ खुलेआम घूम सकती थी, कोई मुझे कहने वाला है ही नहीं, रोकने टोकने वाला। लेकिन आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गर्ल। मैं उसी के साथ घूमूंगी जो मुझे पसंद है। नोबडी हैज टू फोर्स मी, है ना? आई एम द क्वीन ऑफ माय हार्ट्स। यदि तेरी जगह में होती ना तो शायद ऐसा डिसीजन कभी ना ले पाती। हे सुषमा, तुझे याद है? हे कम ऑन सुषमा, मैं तुझसे बोल रही हूँ। एक मिनट। जीजू, चित्रा।